फिर चीजों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है, राइट। चलो एफआईआर। तो एफआईआर को मैंने सबसे पहले बताया कि जो एफआईआर होती है वो हमेशा किस में जाती है, कॉग्निजेबल रिपोर्ट में जाती है, राइट। तो सबसे पहले इन सब चीजों को बाद में देखेंगे, पहले तो हम जनरल आते हैं एक टॉपिक पे, और उस टॉपिक को हम पहले खत्म करते हैं जो कि हमने स्टार्ट किया था। हमने क्या स्टार्ट किया था, थोड़ा सा आप लोगों को याद है? याद है कैसे क्या स्टार्ट किया था? क्या स्टार्ट किया था बताइए। कि हमेशा इंफॉर्मेशन या आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको आप हम बोले जाते हैं, एफआईआर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं, वो हमेशा कॉग्निजेबल मैटर में जाती है। किस में जाती है? हमेशा किस में जाती है भैया? कॉग्निजेबल मैटर में जाती है, कॉग्निजेबल मैटर में जाती है। अब आपको समझने वाली यहाँ पे क्या चीज है? आपको समझने वाली यहाँ पे एक ही चीज है जो कि मैंने डायग्राम बनाया था, कि कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर लिखते कहाँ है? 173 के 1 में, ठीक है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है? 175 में। फिर इसकी जो प्रोसीजर होती है वो कहाँ होती है? 176 में। ये होता, ये पूरा मैटर कौन सा है? कॉग्निजेबल। एक और मैटर होता है जो कि होता है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मैटर क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल मैटर आप लोगों को आपकी डेफिनेशन में, कॉग्निजेबल में डेफिनेशन कौन सा होता है भैया? गिरे हुए व्यक्ति और गिरे हुए व्यक्ति, तो 2 के ओ में और 2 के जी में, ठीक है। यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल की जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो कहाँ होती है? लिखवाते कहाँ है? 171 में कि 2 में? 2 में है, 1 में है? 2 और 3 में इन्वेस्टिगेशन होगा। दोनों हैं, प्रोसीजर और प्रोसीजर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 में भी है, और आपके 174 के 2 और 3 में पावर भी है, इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसीजर भी है ना, राइट। हाँ, और प्रोसीजर 3 में है। और पावर, ठीक है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या लिखते हो? तो यही तो पूछ रहा था, 2 3 साथ में थोड़ी। चलो ये हो गया, ये सिंपल कहानी हमने पढ़ी थी। देन फिर हमने एक चीज पढ़ी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के टाइप पढ़े। क्या पढ़े? टाइप। कितने टाइप की जनरली मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है वो आपकी पहली तो जीरो, जो कि यहाँ पे दी है। बोले जीरो है कि नहीं है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग कर दिए। जीरो पहले भी थी, जीरो कहाँ पे थी? पहले भी थी ये प्रोविजन, लेकिन ये अब जीरो से बढ़ा के हीरो कर दिया इसको। कैसे कर दिया? कि इनने बोला कि विदाउट जुरिडिक्शन आप कहीं पे भी जाइए और मस्त एफआईआर लिखवाइए। क्या लिखवाइए? मस्त एफआईआर लिखवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो थाने वाले उसी से बोलेगा जहां पे सीन ऑफ क्राइम क्रिएट हुआ। इसका मतलब जीरो का कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिल जाता है, ठीक है। एफआईआर नंबर दर्ज होता है क्योंकि उसके हिसाब से क्या जाता है, उसके हिसाब से कोड जाता है, कोड नंबर जाता है कि कौन से कोड नंबर की जुरिडिक्शन आपकी लग रही है। कहीं ना कहीं ये एक सुविधा ये हो गई कि कई बार क्या होता था, थानेदार जो थाने वाले होते हैं वो मना कर देते हैं कि सर हमारी अधिकारिता नहीं लग रही, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, थोड़ी दूरी पे जाइए और वहां पे आपको वो थाना मिलता है, आप वहां लिखवा दीजिए, वहां पे अधिकारिता लगती है, वो एमएलसी कराएंगे, वो सब कराएंगे। जीरो में प्रोविजन भी यही होता है कि आप एफआईआर लिखिए, एफआईआर लिखने के बाद आप एमएलसी रिपोर्ट भी कराओगे, सब चीजें कराओगे, बस वो नंबर नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? नंबर नहीं दिया जाएगा। वो 000000 करके और 2024 करके जो सन में आपका ऑफेंस हुआ है वो करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो वहां पे जाके उसको एक नंबर मिल जाएगा। इतनी सी काम हो जाती है और वहां पे कोर्ट का जुरिडिक्शन वहां पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सी जुरिडिक्शन में लगता है, ठीक है। यहाँ पे एफआईआर लिखवाने के जुरिडिक्शन के बारे में बात खत्म कर दी गई है कि एफआईआर लिखवाने के लिए भी जुरिडिक्शन देखना, तो उन्होंने बोला ना, ठीक है, उन्होंने बोल दिया ना, किसी भी अधिकारिता वाले से आप लिखवा लो,
ठीक है। देन इसके बाद हमने पढ़ी थी एक एंटी टाइम एफआईआर। क्या पढ़ी थी? एंटी टाइम एफआईआर पढ़ी थी। एंटी टाइम एफआईआर मतलब हमें घटना होने की संभावना है और हम उसके पहले ही एफआईआर लिखवा देते हैं। इसका मतलब इसका मिसयूज ज्यादा देखा जाता है। किसका मिसयूज होता है? इसका मिसयूज ज्यादा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए इसका यूज करता था या करता है। एंटी टाइम एफआईआर, ठीक है। जैसे एंटीसिपेटरी बेल ऐसे एंटी टाइम एफआईआर। एक एफआईआर होती है काउंटर एफआईआर। कौन सी एफआईआर? काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर कैसी एफआईआर होती है? जो दोनों पार्टी लिखवाते हैं। कैसे? दोनों पार्टी, जो पीड़ित पक्षकार है वो भी और जो एक्यूज पर्सन है वो भी, क्योंकि एफआईआर लिखवाने वाला ही हमेशा क्या होता है? पीड़ित। तो इसका मतलब ये ऐसी एफआईआर है जिसमें दोनों ही पक्षकार क्या होते हैं? विक्टिम रहते हैं। दोनों ही पक्षकार क्या हो जाते हैं? इसमें विक्टिम हो जाते हैं कि तुमने मेरी लिखवाई, मैं तुम्हारी लिखवाता। तो काउंटर एफआईआर ये हो जाती है, ठीक है ना। अब आपका एक और एफआईआर जो कि आपके बैरेक्ट में ही दी गई है। एक तो बैरेक्ट में आपकी ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? अभी रिसेंटली ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। कायदे से देखा जाए तो पहले भी था, लेकिन पहले इतना जोर से इसको नहीं किया गया था। पहले नॉर्मली तौर पे देखा गया था, पहले था, बट अब थोड़ा सा इसमें सुधार आया है ई एफआईआर में। तो देखिएगा कि ई एफआईआर क्या होती है। ई एफआईआर में बोला कि आप एफआईआर कर लीजिए, लेकिन आपको 3 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा? साइन करने के लिए आना पड़ेगा, तब जाके ई एफआईआर को हम क्या करेंगे? रिटन में लिखेंगे, अभिकथित करेंगे, अभिलिखित करेंगे, राइट। इसका मतलब इन्होंने जो एफआईआर के टाइप बताए अपनी बैरेक्ट में, वो आपके टाइप बताए हैं ओरल और ई एफआईआर, मतलब रिटन नहीं है। इसका मतलब कोई व्यक्ति रिटन में जाके एफआईआर नहीं लिखवा सकता क्या? लिखित में नहीं दे सकता क्या? बताओ, तो फिर यहाँ पे प्रोविजन क्यों नहीं? क्योंकि लेटेस्ट यही बोला गया, अगर आप मुंह से बोलोगे तब भी हम क्या करेंगे? और तब हम क्या करेंगे? साइन करेंगे। और ईएफआईआर में भी बोला कि तुम ईएफआईआर करोगे तब हम तुम्हें बुलाएंगे, तब भी हम तुम्हारे क्या करेंगे? साइन करवाएंगे, फिर हम लिखेंगे। तो इसका मतलब लिखित एफआईआर अपने आप में क्या रहेगी? उसकी डायरेक्ट जांच की जाएगी। हमेशा हम आवेदन लेते हैं, क्या लेते हैं? आवेदन लेते हैं, और उस आवेदन के बेसिस पे हम क्या करवा देते हैं? एक समय देखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। आवेदन की विवेचना करने के पश्चात अगर हमें लगता है मामला वास्तविकता में प्राइम फेसी मैटर बनता है, तो हम उसी आवेदन को क्या मान लेते हैं? फिर उसी आवेदन के बेसिस पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं और उस व्यक्ति को बुला के बोलते हैं साइन कर दीजिए। ये सब चीजें नेचुरल चीज होती है, ठीक है ना। तो आपकी जो एफआईआर है, अगर मैं आपसे बोलूं एफआईआर एक व्यक्ति ने एक थाने में लिखवा दी, थाने में लिखवाई, तो सबसे पहली चीज इस एफआईआर की 3 कॉपी जाएंगी जनरली। एक कॉपी देते हैं विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कॉपी दी जाती है कोर्ट में, जिससे कोर्ट को पता चले, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोसीडिंग चलेगी आपने पढ़ रखा है आराम से। जब केस डायरी तैयार होती है, जब पढ़ रखा है आपने आराम से, अगर पढ़ा हो तो कॉपी भेजना मैंडेटरी है। आपके कोर्ट को हर इन्वेस्टिगेशन की, हर चीज की रिपोर्ट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट साहब को और सुपीरियर ऑफिसर को। तो इसलिए तीसरी जो कॉपी जाती है वो जाती है आपके सुपीरियर ऑफिसर को। किसको जाती है? सुपीरियर ऑफिसर को जाती है। और जो चौथी एक और लास्ट कॉपी रहती है वो थाने में रहती है। कहाँ पे रहती है भैया? थाने में रहती है। ये सिंपल सी कहानी होती है। ये क्या होती है? सिंपल सी कहानी होती है कि जो आपकी एफआईआर में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, राइट। अब आपकी जो ओरल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको बोला कि इसमें 2 तरीके की एफआईआर को आपको दिखाया गया है। एफआईआर को पहली चीज आपकी जो एफआईआर होती है वो आपकी एक तो बताई गई है यहाँ पे ओरल, और दूसरी बताई गई है ई एफआईआर के बारे में। किसके बारे में? ई एफआईआर के बारे में। मैंने बोला ओरल जो व्यक्ति बोलता है, आपके पुलिस एक्ट 1861 की धारा 44 में एक बताया गया है प्रोविजन कि कोई व्यक्ति अगर ओरल एफआईआर करने आता है तो वो एक चिक रजिस्टर में लिखी जाती है। कौन से रजिस्टर में? चिक रजिस्टर में। तो ये आपका 1861 में सेक्शन आपका 44 है, वो किस में लिखा जा रहा है? आपके चिक रजिस्टर में लिखा जा रहा है। वो चिक रजिस्टर होता है उनके पास, और उस रजिस्टर में वो क्या करते हैं? इसको साधारण बोलचाल में उसको चिक रजिस्टर बोला जाता है ना। और संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों की इत्तला के रजिस्टर भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी याद रखना।
कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन आई और पहली बार आई और आपने मामला देखा ही नहीं कि मामला कौन सा है, तो मामला अगर कॉग्निजेबल होगा तो वो अलग रजिस्टर में लिखा जाएगा, उसको भी चेक बोलेंगे। तो ये सामान्य बोलचाल में आपकी चीजें बोली जाती हैं। समझ में आई? फिर इत्तला जैसे आप लिख लोगे उस रजिस्टर में, आप पढ़ के सुनाओगे, समझाओगे चीजों को, और तैन पश्चात आप अंगूठे के निशान लगवाओगे या हस्ताक्षर करवाओगे। राइट, ठीक है। इसके बाद आपकी होती है आपकी ई एग्जामिनेशन, सॉरी ई एफ आई आर, ई एग्जामिनेशन बोलो, ई एफ आई आर होती है। ई एफ आई आर क्या कहलाती है? ई एफ आई आर भी आपकी सीधी बोली 3 दिन में जब तक साइन नहीं होगी वो ई एफ आई आर रहेगी। साइन होने के बाद ही मैं क्या करूंगा, उसको अभिलिखित करूंगा। अभिलिखित करने के बाद उसकी एक कॉपी चेक रजिस्टर में लगाऊंगा, एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। इस तरीके से हम उसको भी काम करते हैं। लिखा है क्या लिखित इत्तला नहीं हो सकती? हो सकती है। किसने मना किया? हो सकती है लिखित इत्तला। लेकिन लिखित इत्तला के लिए जो आप इत्तला कॉपी देते हो, अगर लिखित इत्तला में अगर सच्चाई है तो हम उसकी सीधी फोटो कॉपी ला जाके चेक रजिस्टर में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? चेक रजिस्टर में लगा देते हैं। इतनी सी कहानी है। और एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति को उसी समय दे देंगे बिना फीस के भी। ये लिखित के लिए है। राइट, और उस पर भी क्या होगा? उस पर भी क्या होगा? हाँ, अब लेकिन जैसे ही चेक रजिस्टर में लिख लोगे आप ये सब चीजें, वो चेक रजिस्टर के बाद एक राज्य सरकार आपको एक रजिस्टर प्रोवाइड कराती है जिसको हम रोज नामचा बोलते हैं या जनरल डायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज नामचा बोलते हैं या तो जनरल डायरी बोलते हैं। देन पश्चात उसमें उसका सार लिखा जाता है। इसका सार लिखा जाता है, आपके एफआईआर का सार, सब्सटेंस लिखे जाते हैं कि वास्तविकता में मैटर क्या है। राइट, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आपकी सबसे पहले एफआईआर के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो एफआईआर होती क्या है? एफआईआर की स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग है एफआईआर जो किसी क्राइम को चेन ऑफ कस्टडी को शुरुआत करती है। चेन ऑफ कस्टडी की शुरुआत कैसे होती है? चेन ऑफ कस्टडी की शुरुआत ही एफआईआर से होती है। एक व्यक्ति जब किसी को थाने में इंफॉर्मेशन देता है तो सबसे पहले 2 डाउट आते हैं कि ये सच है या झूठ है। पहली चीज 2 डाउट होते हैं। इस चीज को जानने के लिए चलती है इन्वेस्टिगेशन। समझना, अभी इंक्वायरी भी चलती है, विवेचना बोल देते हैं जिसको, कि इसकी जांच करेंगे। देखिए ये है, चलो अच्छा इनकी बात को रखते हैं। ये सच या झूठ जानने के लिए हम जाएंगे सीन ऑफ क्राइम पे। लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को भेज देता है तुरंत की तुरंत, या तो खुद जाता है, पॉसिबल हो तो खुद चला जाएगा, नहीं पॉसिबल है, असमर्थ है जाने में, तो अधीनस्थ वाले को भेजे। ये भी हमने पढ़ा है। तो बोले सीन ऑफ क्राइम को, तो सीन ऑफ क्राइम पे हमें मिलेंगे एविडेंस। जहां से वेरीफाई होता है कि एफआईआर सच है, वहीं पार्ट से क्या हो जाएगा, ये तब्दील इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा कि सीन ऑफ क्राइम पे गए, जांच करी, एविडेंस मिले, जब्त किए, नंबर दिए, सब चीजें करी। एविडेंस हमने क्या करे? सीज करे। एविडेंस हमने क्या करे? सीज करे। राइट, इसके बाद एविडेंस सीज करने के बाद जो विक्टिम है और जो विक्टिम के विटनेस हैं, इनका हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। 180 वगैरह आप जब पढ़ोगे आगे, अभी आपको देखने मिलेगा 181 180 है ना, वहां पे एग्जामिनेशन और बुलाने के बारे में बात करी गई है, विटनेसेस के। देन इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात जो आपकी चेन ऑफ कस्टडी में निर्मित होता है, ये जितनी भी जो प्रोसीडिंग होती है, एक बनती है केस डायरी। क्या बनती है? एक केस डायरी बनती है। और उस केस डायरी का एक पेज खाली रहता है, एक पे नंबरिंग की जाती है, और इसकी हर एक कॉपी सुपीरियर ऑफिसर, मजिस्ट्रेट ऑफिसर के पास जाती है कि आप कैसी विवेचना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने आज क्या सर्च किया, ये सब आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसको रिपोर्ट देनी पड़ती है आपको, और आप रिपोर्ट देते भी हो। अभी आपका एक सेक्शन आएगा, आप शायद 175 ही पढ़ोगे, उसमें लिखा तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है। 175 में लिखा है, ठीक है ना? ठीक है ना, लिखा है ना, लिखा है। तो ये आपका यहाँ पे आया एक के केस डायरी हुई। जब पूरी केस डायरी हो जाती है, सब चीजें हो जाती हैं, इंक्वायरी हो जाती है, लेकिन सॉरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बनता है 193 का पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं चालन।
ये चालान जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, 210 में कॉग्निजेंस लिया जाता है, राइट। 210 में क्या लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो यहां पे कॉग्निजेंस मामले के दो तरीके होते हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट पर, एक तो कंप्लेंट पे। अब ये किस पे आधारित है मामला, पूरा का पूरा एफआईआर वाला पुलिस रिपोर्ट पे आधारित है, तो ये मामले का कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद होती है इंक्वायरी, इसके बाद बैठती है जांच। जांच ये बैठती है कि ये चेक करेंगे कि ये मेरे ही जुरिडिक्शन का मैटर है कि नहीं है। अगर इनके जुरिडिक्शन का मैटर है तो ये सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। अगर इनके जुरिडिक्शन का मैटर है तो किसी व्यक्ति को जांच करने पे पाया जाता है कि उसके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिल पा रहे हैं, जो पुलिस ने दिया है उस पर संदेह नहीं करेंगे, लेकिन खुद भी तो इंक्वायरी करा सकते हैं। तो इंक्वायरी कराएंगे, या इसकी पावर बनती है, आपकी पावर बनती है आपकी 176 के 156 156 155 160 156 175 175 के 3 में देखो जरा एक बार क्रॉस चेक करना, पावर री इन्वेस्टिगेशन कराने की। सही है, 175 के 3 वाला है ना। मजिस्ट्रेट साहब को भी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकेगा, राइट। चलिए एक ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो पूरा मैटर आ रहा है ना, फिर देन इसके बाद जब पूरा हो जाएगा फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपकी पुलिस रिपोर्ट पे आधारित ट्रायल होगी, और एक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर ट्रायल होती है, और एक होती है सेशन ट्रायल। इस तरीके से पूरा मामला चलता है। चलिए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे कि आपकी एफआईआर क्या होती है। एफआईआर वही होती है जो अपराध के बारे में किसी इत्तला को देता है, वो भी किसी को, थानेदार को, मतलब थाने के भारसदक पुलिस अधिकारी को, ऐसा आपकी बैरेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिसका विचारण सूचनाकर्ता की संपुष्टि के लिए पुलिस करती है, 100% करती है कि भैया ठीक है आपको क्या मिल जाए, न्याय मिल जाए। तो इसका मतलब किसी भी आपकी बैरेक्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए कि किसी भी मामले का या अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने को देना आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है, 100%। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मामला गंभीर है तो क्या तत्काल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा शुरू, ठीक है। और अगर तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होता और अगर कॉग्निजेबल मैटर है तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक आधार क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। देखो दो चीज है, अगर मामला संज्ञेय है तो 100% पुलिस को देख के लग रहा गंभीर है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, तो तत्काल इन्वेस्टिगेशन। और मामला ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल तो है बट थोड़ी सी विवेचना कर लेनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन का एक आधार बना देगी, वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया चेन ऑफ कस्टडी के लिए बहुत आवश्यक होती है कि एफआईआर कॉग्निजेबल हो। अब आपका पहली चीज इसमें एक चीज लिखी है, थाने का भारसदक पुलिस अधिकारी, तो ये थाने का भारसदक पुलिस अधिकारी खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या, हाँ ठीक है, आईओ ही करेगा, हमेशा वही करेगा। और जिस थाने के भीतर वह एफआईआर हुई है वही करता है क्या, यस वही करता है, जिस थाने के अंदर हुआ है वही करता है। अब पहली चीज ये बताओ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है एफआईआर का। हम्म अब ये तो बहुत खतरनाक पूछ लिया सर, एफआईआर का भी उद्देश्य होता है सर, एफआईआर का कैसे उद्देश्य, किसी व्यक्ति को पीड़ित हो ना, पुलिस वाले चाहें तो एफआईआर ना लिखें, रोजनामचे में कच्ची एफआईआर लिख लें, बाद में पक्की कर लें, लेकिन कॉग्निजेबल मैटर में गंभीर किस्म के मामले में डायरेक्ट एफआईआर लिख लेते हैं, ये जाने बिना कि ये सच है या झूठ। ये रीजन क्या है, ये रीजन इसलिए है, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट यही है आपके 173 का,
कि इसका बोला गया है कि जब किसी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, गंभीर किस्म का मामला होता है, तो एफआईआर तुरंत लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआईआर तुरंत लिखने से इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि साक्ष्य के साथ टेम्परिंग ना हो सके, किसी भी प्रकार के एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो सके। राइट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब किसी भी तरीके से साक्ष्य के साथ क्या ना हो सके, छेड़छाड़ ना हो सके। इसलिए पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण तुरंत के तुरंत प्रारंभ करता है, वो भी एफआईआर लिखने के बाद, क्योंकि उनके पास पावर आ जाती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कॉग्निजेबल मैटर हुआ है, और कॉग्निजेबल मैटर हुआ है मतलब इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना है। तुरंत होना है इसका मतलब हमें एविडेंस बचाने हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य को पूछताछ करता है, साक्षी से सीन ऑफ क्राइम पे जाके जब्ती करता है, जिससे आप साक्ष्य ना मिटा पाओ, और वो सील भी कर देता है उस एरिया को। राइट, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आप बोल रहे हो पहली बार सूचना दी गई है पुलिस थाने वाले को, तो वो तो एफआईआर हो गई, ऐसा सोच रहे हैं ना आप यही सोच रहे हैं क्या? क्या सोच रहा है बताओ? क्या सोच रहा है? अरे ये नहीं सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? आपका मीनिंग क्या है एफआईआर से? आप क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना मिली उस अपराध के बारे में तो वो हो गई। पहली सूचना मिली कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में तो वो एफआईआर है। अदरवाइज पहली सूचना मिली किसी के भी बारे में, कोई भी ऑफेंस के बारे में, और अगर वो कॉग्निजेबल नहीं है तो वो 173 में एफआईआर मानेंगे ही नहीं, भले ही पुलिस उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन भले ही कर ले, लेकिन वो एफआईआर। सिंपल सी कहानी। इसका मतलब एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल मैटर में ही लिखी जाती है, अन्यथा नहीं। कंप्लेंट थाने में होती है, ये एनसीआर का पार्ट हो सकता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स के अलावा कंप्लेंट जो कि थाने में लिखवाई जाती है वो पार्ट हो सकता है। तो अभी इस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईआर पे बात कर रहा हूँ। अभी आएंगे तो समझेंगे कि एनसीआर क्या होती है। अगर जब एफआईआर आप बोल रहे हो कि कॉग्निजेबल मैटर की होती है, तो एनसीआर क्या होती है? एनसीआर बहुत बड़ी फिल्म होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी फिल्म होती है। एनसीआर जब पुलिस लिखती है, नॉन कॉग्निजेबल पुलिस लिखती है, तो आपको एक डायरेक्शन देती है कि जाओ बेटा जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट जाओ। और फिर कोर्ट से बोलेगा, कोर्ट जांच करेगा, और कोर्ट जब जांच कर लेगा तो बोलेगा अरे बेटा ये तो एफआईआर है, अब तुम फिर इधर आओ। क्योंकि छोटी छोटी चीज हर्ट करती है। अरे तो लिखती नहीं है ना पुलिस। नहीं, आपको आज खाना नहीं देने दिया जाए, आप मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, तो ये आज क्लियर तो कर दिया मैंने। करा क्या क्लियर किया बताओ? आपको यही तो क्लियर किया मैंने कि कॉग्निज संसार में जितना भी ऑफेंस होगा कॉग्निजेबल होगा, उसकी एफआईआर होगी, अदरवाइज बात खत्म हो गई। कॉग्निजेबल, ओनली कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल को डिफाइन करता है आपका ऑफेंस, जो आपकी सेक्शन पढ़ी आपने बीएनएस में, नीचे मैंने लिखवाए हैं बाकायदा कौन सा मैटर कॉग्निजेबल सेक्शन जा रहा है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। सिंपल सी कहानी है, अगर वो सेक्शन लगा दिया समझ लो कॉग्निजेबल है, एफआईआर लिख जाएगी और आपको अंदर। कभी कभी क्या एक्शन लेगी तुरंत? ठीक है। वाकई में तो, वाकई में तो इंसान भी अप्लाई नहीं होता है। अगर कायदे से देखा जाए, अगर आप लोगों को इंसान की गिनती में लिया जाए। अच्छा ठीक है, तो इंसान कौन होता है? कौन होता है इंसान? इंसान वो होता है जो किसी चाहे की इच्छा ना करे। इंसान वो होता है जिसमें लालच ना हो।
इंसान वो होता है जो अपना स्वार्थ ना देखे, इंसान वो होता है जो किसी का बुरा ना करे, इंसान वो होता है। तो इस दुनिया में तो पूरे उल्टे ही रखे हैं सब। नहीं, इंसान की कैटेगरी में नहीं आते हो आप लोग। भगवान ने इंसान भेजा था उस बच्चे को, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसका। जब तक छोटे हो तब तक इंसान हो, जैसे ही बड़े हो गए डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है जानवर में और इंसान में। ठीक है, दिख रहा है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब आपकी बैरेक्ट को आराम से तोड़ना भैया, ठीक है ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपकी बैरेक्ट को पढ़ना। क्या लिखा है? संज्ञेय अपराध के लिए संबंधित प्रत्येक सूचना उस क्षेत्र में विचार किए बिना जहां अपराध किया गया मौखिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी को देगा, मौखिक रूप से उसके द्वारा उसके निर्देश के अधीन लेखबद्ध किया जाएगा। मतलब मौखिक रूप से या तो वो खुद लिखेगा या तो उसके डायरेक्शन में कोई सबॉर्डिनेट लिखेगा, राइट है ना। और उस व्यक्ति को जो सूचना देने वाला है उसको पढ़ के सुनाओ, उसको सूचना पे चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो, देख लो आया रिटन में। इसका मतलब ओरल को रिटन में लिख सकते हैं और रिटन को रिटन में करा है, रिटन दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, लो उसके हस्ताक्षर आया, व्यक्ति साइन कराओ, बिल्कुल शानदार हो गई। मतलब 3 टाइप आपकी बैरेक्ट दे रहा है। एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई एफआईआर देने वाले व्यक्ति 3 दिन के भीतर भारत में भीतर हस्ताक्षर किए जाने का अभिलेख पर लिखी जाएगी। वेरी गुड। इसके बाद बोला सार पुस्तक में जो राज्य सरकार देगा उस पुस्तक में, जो कि आपको मैंने बताया जनरल डायरी है ना, उसमें लिखा जाएगा। ये जो प्रोवाइजो है ये तो 2023 में जोड़ा गया है क्योंकि सेक्शन चेंज हो गई, लेकिन इसके पहले भी तो सेक्शन थी ना। वो प्रोवाइजो आपके क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 2018 वाले। इसमें बोला अगर किसी महिला के साथ ये सब अपराध होते हैं, रेप छेड़छाड़ वाले है ना, ये सब अपराध उसमें लिख दिए। बोले अगर प्रयत्न भी करता है कोई व्यक्ति ऐसा करने का तो इसकी सूचना दी जाती है, तो ऐसी सूचना महिला थानेदार को, पुलिस अधिकारी को या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखित की जाएगी। सूचना दे रहे हो तो महिला ही लिखित करेगी, राइट हो गया। प्रोवाइजो फिर बोला, प्रोवाइजो बोला कि 64 65 अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है तो स्थायी या अस्थायी रूप से अगर कोई मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है ना, दिव्यांग है, तो ऐसी सूचना पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के या ऐसे रिपोर्ट करने की अगर वो वांछा करता है तो निज निवास स्थान पर। देखा होगा आप लोगों ने जिसके साथ रेप हो जाता है वो उसकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं रहती है तो पुलिस थाने वाले हॉस्पिटल ही चले जाते हैं। बताइए आपके साथ क्या हुआ था, राइट। इलाज चलता रहता है, इलाज के दौरान वाली बात, या जिसको सुगम स्थान पे लिखवानी है। देखो यहाँ पे एक चीज है, रेप की जो श्रेणी है, रेप की जो श्रेणी है इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आ रहा है, जो ये धंधा करते हैं ये भी इसमें आ सकते हैं। कंसेंट और डिजायर दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनकी डिजायर नहीं है, उनकी कंसेंट नहीं है, और अगर वो चाहती हैं कि पुलिस वाले आके हमारे कोठे पे ही क्या लिखें, एफआईआर लिखें, तो ये भी लिखा है इसमें, मेरा सुगम स्थान तो वही है। इसका मतलब हम अपने हिसाब से नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उस हिसाब से जब उनकी मेंटेलिटी क्या है भैया, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, वो दिव्यांग हैं और वो वांछा करते हैं कि निज निवास स्थान पर या किसी विकल्प के सुगम स्थान पर द्विभाषी या किसी विशेष शिक्षक की उपस्थिति में वो क्या करें, लिखवाएं। विशेष शिक्षक जानते हो क्या होता है? जो उसको समझ सके, स्पेशलिस्ट, राइट। ठीक है। इसके बाद बी, देखो यहां से टर्न आता है, ये प्रोवाइजो है, समझना चीजों को। यहां तक की कहानी आपकी क्लियर है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 173 के 1 में क्या है तो आप बता दोगे सर FIR है, और वो FIR 2 तरीके से बोल रहे हैं कि तो ओरल और एक तो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं कि 173 के 1 के 1 में क्या है तो आप बोल दोगे सर ओरल है और रिटन है। मैं अगर आपसे पूछूं 173 के 1 के 2 में क्या है तो वो आपका क्या है भैया, EFIR प्रोविजन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या है तो आप बताओगे कि एक प्रोवाइजो है सर,
और वो प्रोवाइजो महिलाओं से रिलेटेड बात करता है कि महिला वाला ऑफेंस है, अटेम्प्ट है, तो महिला अधिकारी ही लिखेगी, महिला अधिकारी ही क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी। अगर मैं आपसे पूछूं अगला प्रोवाइजो, तो वो प्रोवाइजो क्या है, दो प्रोवाइजो, अगले प्रोवाइजो के 3 पॉइंट हैं। ये बोल रहा है स्थिति को बता रहा है, किस मैटर में, महिला के मैटर में, किस मैटर में, महिला के मैटर में स्थिति बता रहा है। पहला बता रहा है कि अगर यही सब ऑफेंस होते हैं और महिला क्या है, महिला दिव्यांग है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो दोस्त, है ना, तो दोनों कंडीशन में उसके प्लेस पे जाओ और एफआईआर लिखवाओ अगर उसको इच्छा है एफआईआर लिखवाने की। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज फिर आते हैं, उसमें बोला गया दूसरी चीज में कि जो सूचना है वो सूचना जो है उसकी अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार होगी, वीडियो फिल्म तैयार होगी इस सूचना के अभिलेखन की। जब लिखते हैं ना वो लोग तो इसकी वीडियो फिल्म तैयार होगी कि हाँ वास्तविकता में एफआईआर लिखी जा रही है, राइट। इसके बाद तीसरा बोला कि 183 के 6 में, अब आपको पूछा जाएगा, मैं पूछ रहा हूं 183 का 6 का ए क्या है बताओ, पढ़ाया 6, बताइए। वन एट्टी थ्री क्या है, उड़ता हुआ कन्फेशन, स्टेटमेंट, देखो जरा 183, राइट, वही है उसका 183 का 6 का ए पढ़ के आओ अभी, पहले तुरंत पढ़ के आइए, यस पढ़ के आओ। क्या बोला, ये बोला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित किया जाएगा, लिखा है स्टेटमेंट। इसका मतलब जो आपके एफआईआर है ये साबित कर देता है कि एफआईआर हमेशा कोरोबरेट नेचर की रहेगी और मजिस्ट्रेट उस तुरंत जो स्टेटमेंट आएंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, अभिलिखित कर दिया जाएगा। वो भी कौन से वाले, ऐंसन वाले, कैंसन वाले, ऐंसन वाले, ठीक है ना। अब उसमें आपकी महाभारत लिखी है, लिखिए महाभारत क्या, पढ़ते रहना आप, ठीक है। चलो इसमें आते हैं आप तीसरा वाले में, किसमें आते हैं 173 के दूसरे वाले में, अभी रुक जाओ, 173 के दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलेगी, क्या मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलेगी। सिंपल सी कहानी है, ये ऐसे ही आता फ्री में, ठीक है। 173 के 3 में आ जाइए। 173 में ये बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन पर इफेक्ट डाले बिना, इसमें दो भागों से इसमें बांट दिया। अगर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिली है, किसकी इंफॉर्मेशन मिली है, वो उसका ऑफेंस 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है, जो ऑफेंस की सूचना मिली है वो 3 साल से ऊपर वाला है और 7 वर्ष से कम वाला है, तो इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर अपराध की नेचर को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए आपके डीएसपी रैंक से अन्यून अधिकारी की अनुमति के पूर्व यह अभिनिश्चित करेगा क्या 14 दिन के भीतर कार्रवाई का प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, आरंभिक जांच करेगा। देखो कितनी खतरनाक बात हो गई, मतलब 3 साल से जो कम के मैटर जा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया 3 साल से कम के मैटर नॉन कॉग्निजेबल मैटर, राइट, और 3 साल से ऊपर के मैटर कॉग्निजेबल मैटर। इसका मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया, इन्होंने बोला कि अगर जिस मामले में 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम की पनिशमेंट है दोस्त, उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी से हम पहले अनुमति लेंगे और 14 दिन का अवसान मिलेगा और उस 14 दिन में हम विवेचना करेंगे, सच है या, राइट, सच है या झूठ। तो इसमें बोला जाता है कि भैया हम पहले क्या करेंगे, विवेचना करेंगे, और विवेचना कितने दिन की रहेगी, 14 दिन की रहेगी। और परमिशन किससे लेंगे विवेचना की, डीएसपी की रहेगी, ठीक है ना। और वो जांच करेगा कि फर्स्ट इंस्टेंस मामला बन रहा है कि नहीं, तो बनता है तो वो आगे कार्रवाई
करेगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसी में, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज इसी में क्या है, दूसरी चीज सीधा बोलता है प्रथम दृष्टया मामला बनेगा तो इन्वेस्टिगेशन करेगा 175 की। तो दूसरा बोल रहा है अगर मामला बना तो हम क्या करेंगे 175 में इसकी जाके क्या कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग अपना देंगे। तीसरा चौथा वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज बोलता है, क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति एफआईआर लिखने से मना करे, वाह, नहीं होगी यहां पे एफआईआर। तो फिर अगर कोई व्यक्ति एफआईआर लिखने से मना करे तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? जनरल प्रोविजन जो कि आपकी वेरेक्ट में दिया वो ये है, क्या दिया कि सूचना का सार लिखित रूप से भर के डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को, एसपी साहब को हम भेजेंगे, या उसका समाधान हो जाता है तो असंज्ञेय मामला प्रकट किया जाता है तो वो स्वयं मामले की अन्वेषण कराएगा या अधीनस्थ ऑफिसर के द्वारा अन्वेषण कराने का निर्देश देगा। थाने के वार्तातक अधिकारी को वो सब समस्तियां होंगी जिसने ना हो सकने पे व्यथित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। और ये बोल रहा है अगर ये भी इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही तो तुम कहाँ कर सकते हो, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हो। आइए, लेकिन इसके बीच में भी एक लंबा थोड़ा सा सिस्टम है। बोले अब एफआईआर नहीं लिख रहा है 174 के 3 में, 4 में, सॉरी 4 में एफआईआर ना लिखना या इनकार करना। जब एफआईआर नहीं लिख जा रही, इनकार किया जा रहा है, तब क्या है दोस्त, तब क्या है? तो बोले कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 183 के 3 में चले जाओ। कहां पे चले जाओ? 183 के 3 में सुपीरियर ऑफिसर के पास जा सकता है। ये ऐसा नहीं लिखा है, इसमें प्रोविजन है, सुपीरियर ऑफिसर के पास जाने का प्रोविजन है 183 के 3 में। सुपीरियर ऑफिसर के पास चले जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज 210 के 1 में, 210 के 1 में 1 के ए में मतलब वो है ना, उसमें आप मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर कर सकते हो। परिवाद क्या कर सकते हो? दायर कर सकते हो। तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, मामले का इन्वेस्टिगेशन कौन करा सकता है? मजिस्ट्रेट। 175 के 3 में नहीं, सो 175 के, एक मिनट, 175 है क्योंकि मुझे 156 का 3 तो याद आ रहा है। क्या मुझे 156 का 3 तो हाँ वो याद आ रहा है। हाँ 3 ही है ना, हाँ वो 173 का सही जा रहा हूँ मतलब, है ना। तो मामले का यहाँ पे क्या करा सकते हैं वो, इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर के बारे में कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो ये बोल रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, वहां पे भी जा सकता है अगर एफआईआर ना लिखे तो, ठीक है ना। और सबसे खतरनाक 482 हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर, 482 सीआरपीसी इनहेरेंट पावर। नए वाले में देखते हैं कहां पे है आपकी इनहेरेंट पावर। फाइव टू एट 528 में भैया, मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है। 528 में क्या है? इनहेरेंट पावर है, ठीक है, वहां पे जा सकते हो। जब एफआईआर ना लिखी जाए तब की बात है भैया, जब एफआईआर ना लिखी जाए तब की ये बात है। राइट, कहानी समझ में आई? 210 और 175 के 3 में क्या रेफरेंस है मतलब? हाँ अभी बताऊंगा, एक बिफोर है और एक आफ्टर है। एक बिफोर है एक आफ्टर है,
कुछ मत लिखो, जैसा अभी बता रहा हूँ वैसा लिखो, ठीक है ना। अभी उसमें आपको पता चलेगा कि एक बिफोर मतलब बीच में चालन सेट पीस करने, मतलब ये सब चीजें अलग अलग तरीके से हैं। एक में स्वयं डायरेक्ट चले जाते हो, एक में बाय पुलिस ऑफिसर के थ्रू, अगर पुलिस ऑफिसर, हाँ, वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू अगर पुलिस नहीं लिख रही है तो फिर आप उसमें मजिस्ट्रेट को पावर कैसे आएगी। आप कंप्लेंट लिखवाना नहीं चाह रहे, लेकिन आप चाह रहे हो कि थाने वाला हमारा क्या लिखे, एफआईआर लिखे, नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, उसमें लेटेस्ट ये लिखा मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हो। तो जब मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करोगे तो वो कौन सी शक्ति का यूज करेगा, 175 की 3 की शक्ति का यूज करके थाने के वार्तालाप अधिकारी को बोलेगा भैया मामले की जांच करो, जांच करने के पश्चात 14 दिन के पश्चात लग रहा है फर्स्ट इंस्टेंस मामला दिख रहा है तो आप एफआईआर लिख दीजिए। तो ये उनके थ्रू हो गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट जा सकते हो कंप्लेंट करने मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें मना ही नहीं है, 210 के आप उसमें चले जाते हो। राइट, समझ में आया भैया पूरी एफआईआर की इतनी कहानी। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। कल केस लॉ पे बात करेंगे, कौन से केस में क्या बोला गया है, और समझेंगे इस सब चीजों को, ठीक है। चलिए।